आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी प्रक्षेप की पलायन चाल 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। किसी वस्तु को इस चाल की 3 गुनी चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। तो पृथ्वी से अत्यधिक दूर जाने पर इस वस्तु की चाल क्या होगी? सूर्य तथा अन्य ग्रहों की उपस्थिति की उपेक्षा कीजिए। तो बता रहा है कि कोई वस्तु है जिसकी पृथ्वी पर एस्केप स्पीड यानी पलायन चाल 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब कह रहा है पृथ्वी पर जो पलायन चाल है इसकी 3 गुना चाल से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। तो देखिए जो चाल पृथ्वी में है पलायन चाल उससे 3 गुना चाल से फेंका जाता है और कह रहा है पृथ्वी से अत्यधिक दूर जाने पर इस वस्तु की चाल क्या होगी? सूर्य तथा अन्य ग्रहों की उपस्थिति की उपेक्षा कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य तथा अन्य जो ग्रह उपग्रह हैं इनके आकर्षण बल के प्रभाव को कुल मिला के नगण्य मान के हमको काम करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पृथ्वी में जो पलायन चाल है उसका फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला होता है VE यानी एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड इक्वल टू √2gme/re। ये हमारा पृथ्वी के पृष्ठ पर पलायन चाल का फार्मूला है। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि पृथ्वी के पृष्ठ पर वस्तु का प्रक्षेप वेग कितना है? जितना पृथ्वी पर पलायन चाल है उसका 3 गुना है, तो 3VE हो जाएगी उस वस्तु की चाल। हम माना पृथ्वी से अत्यधिक दूर यानी अनंत पर चाल VF है। अब पृथ्वी से अत्यधिक दूर तो इसका मतलब अनंत ही होगा। तो अनंत पर हम लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी पर इनिशियल चाल होगी जैसे वैसे अनंत पर फाइनल चाल होगी, तो इसलिए VF मान लिया है। अब यहाँ पर हम जैसे ऊपर ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाए थे वैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल यहाँ भी लगाएंगे। तो पृथ्वी तल पर कुल ऊर्जा बराबर अनंत पर कुल ऊर्जा। तो पृथ्वी तल पर कुल ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर अनंत पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी के तल की बात हो रही है तो वेग हो जाएगा 12mv² गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा निगेटिव होती है तो ऋण का चिन्ह लगा दिया। GME/RE प्लस H होता है, लेकिन चूंकि पृथ्वी के पृष्ठ पर है तो केवल पृथ्वी की त्रिज्या होगी इसलिए RE लिखा है इक्वल टू। अब अनंत पर हमने वेग V फाइनल माना है VF, तो 12mvf² हो जाएगा अनंत पर गतिज ऊर्जा प्लस अनंत पर स्थितिज ऊर्जा माइनस GME/RE। जैसे पृथ्वी की त्रिज्या थी यहाँ तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा तो इनफाइनाइट रख दिया। अब ये यहाँ पर माइनस है तो 12mv² माइनस GME/RE इक्वल टू 12mvf² हो जाएगा। क्योंकि किसी चीज में अनंत का भाग देते हैं तो 0 आ जाता है। अब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा 1/2m 3VE² हो जाएगा, क्योंकि V की वैल्यू 3 गुना है तो 3VE हो जाएगा स्क्वायर माइनस GME/RE इक्वल टू 12mvf²। तो परंतु समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? GME/RE इक्वल टू VE 12VE²। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए परंतु समीकरण 1 से अगर 1 से देखा जाए समीकरण हमारा 1 ये है तो यहाँ से परंतु समीकरण 1 से GME/RE अगर हम GME/RE करें इसको रूट को हटा दें तो ये V² हो जाएगा और ये बटे में 2 चला जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि GME/RE इक्वल टू V²/2 हो जाएगा। तो GME/RE की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे तो 12m3VE² माइनस अब GME/RE यहाँ पर इतने की जगह
हाफ वी स्क्वायर रख देंगे, तो हाफ वी स्क्वायर इंटू एम वैसे बना रहेगा, तो इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर हो गया। तो 1/2 अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9v स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर। सॉल्व किया तो वी एफ स्क्वायर इक्वल टू 8v या वी एफ इक्वल टू 8√8v हो जाएगा। अब v हमको पता है पृथ्वी के पृष्ठ पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो वी एफ इक्वल टू 11.2 गुणे √8, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 31.674 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी से कुल मिला के अनंत पर जो वस्तु का वेग होगा वो 31.674 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कोई उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। कह रहा है इस उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने में कितनी ऊर्जा खर्च होगी। उपग्रह का द्रव्यमान दे दिया है 200 किलोग्राम, पृथ्वी का द्रव्यमान दे दिया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, पृथ्वी की त्रिज्या दे दी है 6.4 × 10⁻6 मीटर, तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक दे दिया है G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो 400 किलोमीटर ऊंचाई पर कोई ग्रह परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी के उपग्रह, तो वहां से हमें बाहर निकालना है। तो कह रहा है कितनी ऊर्जा खर्च होगी। तो कुल मिला के वो जिस ऊर्जा से घूम रहा है उसी को अगर गतिज ऊर्जा में बदल दिया जाए तो उतनी ही ऊर्जा हमको खर्च करना पड़ेगा। तो पृथ्वी के परितः उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या प्लस जितनी ऊंचाई पर है पृथ्वी के केंद्र से नापा जाता है, तो r = re + h हो जाएगा। अब r दिया है 6.4 × 10⁻6 मीटर प्लस ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, और कितनी ऊंचाई पर है 400 किलोमीटर, तो 400 × 10⁻3 मीटर, तो पूरा r कितना हो गया 68 × 10⁵ मीटर, यानी 6.8 × 10⁶ मीटर। इतनी ऊंचाई पर वो पृथ्वी के केंद्र से घूम रहा है। अब आता है इस कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा। अब उस कक्षा में जो घूम रहा है वहां पर हम कुल ऊर्जा निकाल लें, तो E = -GMEM/2r हो जाएगा कुल ऊर्जा का। ये फार्मूला देखिए, सब फार्मूले आप लोग याद रखिए, सब NCERT में लिखाए गए हैं। तो कुल ऊर्जा का ये फार्मूला हो गया। अब इस हिसाब से यहाँ पर जो यम है उपग्रह का द्रव्यमान छोटा m, और यमी जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसको ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से उपग्रह को बाहर निकालने के लिए इसको दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा। अब जो कुल ऊर्जा है वहाँ पर, अब हम पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से इसको बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमें कितनी ऊर्जा दी जानी है। तो EB = कितना हो जाएगा -E। तो यहाँ पर देखिए कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा कितनी है -GMEM/2r। तो इतनी ऊर्जा है। अगर इतना ऊर्जा इसको मिल जाए जिससे ये घूम रहा है इसके उल्टी दिशा में, तो ये अपनी कक्षा को छोड़ देगा। तो इसीलिए यहाँ पर EB = -E लिखा गया है, यानी इसके विरोध वाली ऊर्जा हमको चाहिए। जो ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल से बांधे हुए है इसके विरोध वाली ऊर्जा, तो विरोध के लिए यहाँ पर माइनस साइन लगाया है। तो ये हो गया +GMEM/2r, जो माइनस में थी वो प्लस में हो गई। अब देखें यहाँ पर कह रहा है कि चूंकि बाहर निकालने पर उपग्रह की कुल ऊर्जा बराबर 0 हो जाएगी, तो चूंकि उपग्रह को बाहर निकालने में कुल ऊर्जा बराबर 0, यानी गतिज ऊर्जा जो उपग्रह को घूमने के लिए गुरुत्वाकर्षण है इसके विरोध में जब उतनी ही ऊर्जा लगा दी जाएगी तो प्लस माइनस जुड़ के बाद 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, अगर जोड़ा जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि चूंकि बाहर निकलने पर उपग्रह की कुल ऊर्जा बराबर 0 होगी। क्यों?
क्योंकि गुरुत्वीय ऊर्जा जो उसकी कुल थी जिसके कारण वो पृथ्वी के चारों घूम रहा था, उतनी ही ऊर्जा हमने निकालने के लिए दे दिया। तो जितनी बांधने के लिए दिया उतनी ही निकालने में दे दिया, ताकि वो कक्षा को छोड़ के निकल जाए। तो प्लस माइनस 0 हो गया, क्योंकि दोनों ऊर्जाएं बराबर हैं और विरोधी है तो साइन उल्टा होगा, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। इसीलिए लिखा है कि चूंकि बाहर निकालने पर उपग्रह की कुल ऊर्जा 0। तो ज्ञात मान रखने पर तो आवश्यक ऊर्जा जिसको बंधन ऊर्जा कहेंगे, तो बी का मतलब बांड एनर्जी, जो इसको बांधे रखने में आवश्यक है, बांड एनर्जी, इसी के बराबर अगर हम ऊर्जा दे दें तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ईबी इक्वल टू, अब वैल्यू रखेंगे जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 गुणे ग्रह का द्रव्यमान, उपग्रह का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए 200 रख दिए गए, अपान 2 इंटू त्रिज्या r प्लस एच जो थी, आर ई प्लस एच किया गया था, वो 2 इंटू 6.8 × 10⁻6 आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5.89 × 10⁻9 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो कुल ऊर्जा है जो उसको बांधे रखने के लिए जरूरी है, जिसके कारण पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह घूम रहा है, उसके बराबर ऊर्जा दे देंगे तो हमारा वो कक्षा को छोड़ के बाहर निकल जाएगा उपग्रह। तो कुल मिला के हमारी कुल ऊर्जा निगेटिव में थी, तो दी जाने वाली ऊर्जा पॉजिटिव में आई है, यानी उसके विरोध में। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, कह रहा है 2 तारे जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, और सूर्य का द्रव्यमान दे दिया है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। कह रहा है एक दूसरे की ओर सम्मुख टक्कर के लिए आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के तरफ टक्कर मारने के लिए आ रहे हैं। जब वे 10⁻9 किलोमीटर दूरी पर हैं तब इनकी चाल उपेक्षणीय है, यानी 10.9 किलोमीटर पर जब है तो नेग्लेजिबल चाल है, मतलब लगभग ऐसा लग रहा है जैसे स्थिर है। ये तारे किस चाल से टकराएंगे? प्रत्येक तारे की त्रिज्या 10⁻4 किलोमीटर है। यह मानिए कि टकराने के पूर्व तक तारों में कोई विरूपण नहीं होता। हमें यह मानना है कि टकराने के पहले तारों में कोई आकृति नहीं बदलती है। विरूपण का मतलब आकृति नहीं बदलती है, यानी स्ट्रेन नहीं होता। जी के मान के ज्ञात मान का उपयोग कीजिए। जी की वैल्यू जो हमको एनसीईआरटी में बताई गई है उसी को रखना है। तो देखिए कि एक चीज को अच्छे से समझना है और करने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक तारे का द्रव्यमान हमको दे दिया है, माना m बराबर 2 × 10⁻30 किलोग्राम, क्योंकि सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, तथा तारों के बीच प्रारंभिक दूरी कितनी है, r1 बराबर 10⁻9 किलोमीटर, या इसी को मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा होगा तो 10⁻12 मीटर आ जाएगा। अब वही फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे, तो तारों की प्रारंभिक कुल ऊर्जा EI बराबर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा का मतलब ही होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्योंकि हमें बता रहा है कि जब वो इतने किलोमीटर दूरी पर है तो उनकी गति नेग्लेजिबल है, मतलब उपेक्षणीय है, मतलब वो गतिमान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि गति नहीं है तो V 0 होगा तो गतिज ऊर्जा भी 0 होगी, तो 0 रख दिया। प्लस स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू होती है -G m/r होता है पृथ्वी के केस में, लेकिन चूंकि यहाँ पर सूरज लिया गया है, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, इसलिए m रख दिया, क्योंकि द्रव्यमान सेम है, अपान r1 इक्वल टू -G mm का स्क्वायर हो जाएगा अपान r1। अब कह रहा है कि जब दोनों तारे परस्पर टकराते हैं तो उनके बीच की दूरी r2 कितना हो जाएगी? जब दोनों तारे आपस में टकरा जाते हैं तो उनके बीच की दूरी r2 बराबर 2 × x, तारे की त्रिज्या। अब जाहिर सी बात है जब टकरा जाएंगे तो एक की जितनी त्रिज्या है और दूसरे की जितनी त्रिज्या है, जब आपस में टकरा गए तो ये पास पास आ जाएंगे। इस प्रकार से मान लीजिए टकरा जाएंगे तो ये जो है
इस प्रकार से आपस में पास पास आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो इनकी त्रिज्या होगी यहाँ से इसके मध्य बिंदु से ये मध्य बिंदु वाला, तो एक की आर है तो दूसरे की आर होगी, यानी 2r होगी। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहा है कि r2 बराबर 2 इंटू x तारे की त्रिज्या, यानी एक तारे की त्रिज्या में 2 का गुणा कर दिया जाए तो निकल आएगा दोनों के बीच की दूरी। या इसको ये कह सकते हैं कि 2r यदि तारों का ठीक टकराने से पूर्व वेग v हो, अर्थात वे v चाल से टकराते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो तारे की कुल अंतिम ऊर्जा EF कितना होगी वह अलग की बात है। कुल मिला के दोनों की त्रिज्या अगर कैपिटल R हो तो दोनों के बीच की दूरी 2r होगी, और यदि टकराते समय उनका वेग v है तो कह रहा है कि तारों की कुल अंतिम ऊर्जा E फाइनल कितना हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस अंतिम स्थितिज ऊर्जा। तो EF बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस अंतिम स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा थी, इसी प्रकार से टकराने के बाद जब वो आपस में आ जाएंगे पास, तो जब आपस में सट जाएंगे तो उनके बीच की दूरी 2r होगी, और उस समय कुल ऊर्जा क्या होगी, E फाइनल बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस अंतिम स्थितिज ऊर्जा। अब जाहिर सी बात है कि जब वो टकरा गए हैं तो टकराते समय हमारी जो वेग है वो v माना गया है। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए फिर से कह रहा है टकराने से पूर्व वेग v हो, अर्थात वे v चाल से टकराते हैं, तो तारों की कुल अंतिम ऊर्जा क्या होगी। तो E फाइनल बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस अंतिम स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए चूंकि दोनों तारे गतिमान हैं तो 2 का गुणा किया गया और गतिज ऊर्जा, यानी दोनों की गतिज ऊर्जा यहाँ पर हो गई, प्लस स्थितिज ऊर्जा माइनस Gmm/2re हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा mv स्क्वायर माइनस Gm/2r, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ गए mv स्क्वायर माइनस Gm/2r। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जब हम लागू करेंगे तो प्रारंभिक ऊर्जा कुल ऊर्जा बराबर अंतिम कुल ऊर्जा, तो प्रारंभिक हमारी थी माइनस Gm/r1 बराबर अंतिम ये हो जाएगी mv स्क्वायर माइनस Gm/2r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस Gm/r1 बराबर, यहाँ एक m कट गया है तो v स्क्वायर माइनस Gm/2r, अथवा v स्क्वायर इक्वल टू Gm/2r माइनस Gm/r1। अब इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू Gm ब्रैकेट में 1/2r माइनस 1/r1। अब ज्ञात मान रखने पर, अब ज्ञात मान रख देंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू g की वैल्यू हमें पता है 6.67 टू 10⁻11, और m की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻30 इंटू 1/2 इंटू पृथ्वी की जो स्टार है उसकी त्रिज्या 2 इंटू 10⁻7 माइनस 1/, ये r1 की वैल्यू यहाँ देखिए लिखी है, तारों के बीच प्रारंभिक दूरी r1 बराबर 10⁻12 मीटर। तो यहाँ पर रख देंगे 10⁻12, सॉल्व किया तो आ गया 6.67 इंटू 10⁻12। अब इसका रूट निकालेंगे, ये v स्क्वायर की वैल्यू है तो v की वैल्यू आ जाएगा √6.67 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड, यानी 2.58 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है, कह रहा है दो भारी गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 100 किलोग्राम तथा त्रिज्या 0.10 मीटर है, किसी क्षैतिज मेज पर एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित है। दो भारी गोले हैं, द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, त्रिज्या 0.10 मीटर है और 1 मीटर की दूरी पर। दोनों गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय बल तथा विभव क्या है। क्या इस बिंदु पर रखा कोई पिंड संतुलन में होगा
यदि हाँ तो यह संतुलन स्थायी होगा अथवा अस्थायी होगा, ये हमको बताना है। तो एक एक चीज को समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक गोले का द्रव्यमान इसके केंद्र पर निहित मान माना जा सकता है। जैसा हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में पता है, द्रव्यमान केंद्र, तो हम गोले का द्रव्यमान इसके केंद्र बिंदु पर मान सकते हैं कि पूरा का पूरा स्थित है। अतः CA/CB इक्वल टू, यानी दो गोले हैं A और B, तो उनके सेंटर ऑफ मास जो है उनकी दूरी कितना हो जाएगी, तो किसी क्षैतिज मेज पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो यही R बराबर 1 मीटर हो जाएगा। तो गोले A और B जिसको C माना है, CA और CB के बीच की दूरी कितनी है, R बराबर 1 मीटर, और A का द्रव्यमान और B का द्रव्यमान बराबर है और कितना है 100 किलोग्राम। तो कुल इसमें सेंटर पर ही गोलों के द्रव्यमान को केंद्रित माना गया है, और दूरी दे दी है और दोनों का द्रव्यमान क्वेश्चन में हमको दिया है। कह रहा है कि दोनों गोलों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु यम की प्रत्येक गोले के केंद्र से दूरी, तो चूंकि दोनों गोले बराबर हैं तो ये मध्य बिंदु जो है इन दोनों से R/2 दूरी पर होगा, और R हमारा 1 मीटर है तो यानी 0.5 मीटर होगा। अब गोले A के कांड बिंदु M पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र, अब A के कांड इस मध्य बिंदु पर कितना गुरुत्वीय क्षेत्र लगेगा, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मॉड ऑफ वेक्टर IA, मतलब चूंकि हमें केवल परिमाण की बात करना है, दिशा से नहीं मतलब है, तो IA बराबर GMA/RA² हो जाएगा। ये देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है GM/R², इसको याद रखना। तो दिशा M से CA की दिशा में, दिशा M से CA की दिशा में गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय बल इधर को ही लगता है, तो CA की दिशा में इधर को। अब गोले B के कांड बिंदु M पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मॉड ऑफ वेक्टर IB इक्वल टू, क्योंकि परिमाण है तो IB लिखेंगे बराबर GMB/RB², दिशा M से CB की दिशा में। अब इसके कारण है चूंकि, तो इसी गोले की तरफ दिशा होगी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की। अब ये दो हमारे पास फार्मूले आ गए। अब देखें, जहां MA बराबर MB है, RA बराबर RB है, तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि मॉड ऑफ IA बराबर मॉड ऑफ IB। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट है कि वेक्टर IA तथा वेक्टर IB दोनों परस्पर विपरीत दिशा में। तो चूंकि द्रव्यमान और त्रिज्या दूरी बराबर है, तो जो विद्युत गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वो भी बराबर होगी, बस दिशाएं विपरीत होंगी, क्योंकि इस गोले के कारण इधर को दिशा होगी, इस गोले के कारण इधर को दिशा होगी। तो चूंकि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर और विपरीत दिशा में है, इसलिए ये हमारा उदासीन बिंदु हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देगी, क्योंकि विपरीत और बराबर विद्युत गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो एक दूसरे को निरस्त करेगी। इसलिए M पर परिणामी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 हो जाएगी मध्य बिंदु। परंतु गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से यह M बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को व्यक्त करेगी। लेकिन अगर वहां पे कोई पिंड लगा है, रखा है, तो वो गुरुत्वीय बल लगने को बताएगी। तो चूंकि दोनों तरफ बल बराबर है, तो भले ही वो उदासीन बिंदु हो, लेकिन गुरुत्वीय बल तो लगेगा ही। इसलिए गोले के मध्य बिंदु M पर रखे किसी भी पिंड पर गुरुत्वीय बल शून्य होगा। जब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो गई तो गुरुत्वीय बल भी शून्य हो जाएगा। गोले A के कारण बिंदु M पर गुरुत्वीय विभव, अब गोले A के कारण M पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा, तो VA इक्वल टू GMA/RA, ये गुरुत्वीय विभव का फार्मूला है। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होती है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी E
जी कितना हो जाएगी, यहाँ पर जी रख देंगे और यहाँ पर द्रव्यमान की जगह आवेश की जगह और आर स्क्वायर, यही फार्मूला था। और जिस प्रकार से विभव हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर होता है, उसी प्रकार से गुरुत्वीय विभव हमारा v इक्वल टू इसकी जगह g हो जाएगा, q की जगह m हो जाएगा अपान त्रिज्या r हो जाएगी। तो वही देखिए लिखा गया, सेम वही चीज आ गई। तो जो हमने स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर पढ़ते समय फार्मूले पढ़े थे सेम वही है, बस थोड़ा सा अदल बदल गया। तो ये हो गया वी इक्वल टू जी एम ए अपान आर ए बराबर माइनस जी एम द्रव्यमान 100 किलोग्राम है अपान त्रिज्या जो दूरी थी वो 0.5, तो ये आ गया माइनस 200 जी जूल प्रति किलोग्राम। ये हमारा मात्रक है गुरुत्वीय विभव का जूल प्रति किलोग्राम, ये इतना आ गया। अब देखें यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर वी इक्वल टू जी एम ए अपान आर ए लिखा है और फिर यहाँ पर माइनस साइन क्यों आ गया। तो माइनस इसलिए आ गया क्योंकि पृथ्वी की सतह पर अगर हम गुरुत्वीय विभव को समझेंगे तो अनंत पर चूंकि जीरो लिया जाता है, जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ आते हैं तो वैल्यू घटती है तो निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर निगेटिव साइन लगाया गया है कि अनंत पर जीरो माइनस फिर ये रखेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस जी एम ए 100 है अपान 0.5। इसी प्रकार बी के लिए आ गया माइनस 200 जी जूल पर किलोग्राम। अब बिंदु एम पर परिणामी गुरुत्वीय विभव, अब ये मध्य बिंदु है तो परिणामी v बराबर वी ए प्लस वी बी होगा, इनको जोड़ेंगे तो आ गया माइनस 400 जूल जी जूल पर किलोग्राम। ये मध्य बिंदु जो है दोनों गोलों का, वहां पर गुरुत्वीय विभव आ गया। जैसे हम विद्युत विभव निकालते थे सेम उसी प्रकार से अनंत पर विभव जीरो होता है तो यहाँ पर माइनस में होगा। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया लगभग माइनस 2.67 × 10⁻⁻8 जब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू रखी। तो चूंकि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है कि मध्य बिंदु एम पर रखे किसी भी पिंड पर परिणामी गुरुत्वीय बल शून्य है, अतः मध्य बिंदु एम पर रखा पिंड संतुलन में होगा। तो जाहिर सी बात है कि मध्य बिंदु पर कोई भी गुरुत्वीय बल नहीं लग रहा है, इसलिए वहां पर रखा पिंड संतुलन में होगा। अब यदि पिंड को थोड़ा सा मध्य बिंदु से किसी भी गोले की ओर विस्थापित कर दिया जाए तो वह एक नेट गुरुत्वीय बल के कारण इस बिंदु से दूर विस्थापित होता चला जाएगा, अतः पिंड का संतुलन अस्थायी है। इस बात को समझना है। तो हमें ध्यान देना है कि दो पिंड हैं, यहाँ पे रखेंगे, इसकी तरफ थोड़ा सा खिसकाएंगे तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल हो जाएगा तो इधर चला जाएगा, इसकी तरफ थोड़ा खिसकाएंगे तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल हो जाएगा तो इधर को चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिधर भी थोड़ा खिसका देंगे तो उधर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर संतुलित रहना कठिन बात है अगर थोड़ा इधर उधर खिसका देंगे, यानी ये संतुलन हमारा अस्थायी है, स्थायी नहीं है। अगर इधर खिसकाने पर फिर मध्य बिंदु में आ जाता तो वो संतुलन हमारा स्थायी माना जाता, परंतु ऐसा नहीं है। अब आगे आ जाता है अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न, तो इनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।